नमस्कार, आप देख रहे हैं ई चीना स्वदेश और मैं हूं सृष्टि शर्मा। स्वागत है आपका आज का बाजार में, जहां अगले 30 मिनट में हम आज के बाजार से जुड़ा पूरा एक्शन आपके सामने रखेंगे। कौन से शेयरों में एक्शन देखने को मिला, किन खबरों के दम पे वो देखने को मिला, और साथ ही आपको बताएंगे जो टॉप स्टोरीज जो कि आज हमने चैनल पे ट्रैक करी, और डिटेल में बताएंगे कि क्या है आगे का आउटलुक भी। तो चलिए सबसे पहले मार्केट पे आज नजर डाल लेते हैं। तो आज का मार्केट हफ्ते का पहला दिन काफी इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि खबरों के दम पे ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। हालांकि जो शुरुआत थी वो काफी गिरावट के साथ हुई, उसके बाद अच्छी रिकवरी भी हुई, बट उसके बाद रूस और रशिया को लेकर काफी सारी खबरें सामने आई, जिसका पूरा एक्शन हम मार्केट पे देख सकते हैं। देखिए, निफ्टी काफी देर तक हरे निशान में भी ट्रेड करता हुआ दिखा, बट आखिरी में 70 अंकों की गिरावट के साथ बंद होता नजर आया। पर बैंक निफ्टी वहां पे बाजी मार गया और 86 अंकों की उछाल वहां पे देखने को मिली। बट कौन से और शेयर्स रहे आज पूरे एक्शन में और किन खबरों के दम पर रहे, आइए ये पूरी जानकारी के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी मानसी दवे के पास। मानसी, बताइए। बिल्कुल सृष्टि, गुड आफ्टरनून। काफ़ी चैलेंजिंग बाजार देखने को मिला और आज शुरुआत में ही हमने देखा ग्लोबल कंसर्न्स थे, जिसके चलते बाजार में हमने उतार चढ़ाव के साथ शुरुआत देखी, कमज़ोर शुरुआत। फिर बीच में एक घंटा आया जिसमें बाजार ने अपने आप को संभालने की कोशिश की और कामयाबी भी मिली, लेकिन बंद होते होते बाजार में कमजोरी जो है वही हावी होती हुई दिखी। ऑफकोर्स बैंक निफ्टी ने कमान संभाली और बैंक निफ्टी कह सकते हैं हरे निशान के साथ बंद होता हुआ दिखा। इसके अलावा निफ्टी और सेंसेक्स में तो हमने देखा गिरावट के साथ ही कमजोरी छाई रही। 17,204 के लेवल्स पर निफ्टी में क्लोजिंग हमने देखी, वहीं सेंसेक्स 57,660 के स्तरों पर 172 अंकों की कमजोरी के साथ क्लोज होता हुआ देखने को मिला। 86 अंकों की यहाँ पर तेजी आपने जैसे कहा बैंक निफ्टी में हमने देखी। इसके अलावा अगर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को समझने की कोशिश करेंगे, दिन भर में सेक्टर्स में भी हमने ऐसा ही वॉलेटाइल ट्रेंड देखा, लेकिन कुछ तमाम सेक्टर्स रहे जो बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। सीमेंट स्पेस में बीच में हमने एक तेजी के साथ कामकाज देखा, एक्शन और मोमेंटम भरे स्टॉक्स उस स्पेस से देखने को मिले। इसके अलावा अगर हम देखें, बैंक्स ऑफ फाइनेंस में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और लॉन्ग्स बिल्डअप आईटी में होते हुए देखने को मिले। आखिरी घंटे में हमने ये भी देखा कि आईटी सेक्टर जो है अच्छी तेजी के बीच कामकाज करता हुआ दिखा। महज एक सेक्टर था जो कि बाजार में कमजोरी में भी ट्रेड कर रहा था, वो था आईटी स्पेस। और उन लेवल्स पर भी जब एक्सपर्ट से राय ली गई तो कॉशियस नजरिया ही अपनाने की यहाँ पर बात होती हुई दिखी। मीडिया और मेटल स्पेस यहाँ पर लॉन्ग्स अनवाइंड होते हुए दिखे और निफ्टी में गेनिंग मोमेंटम जिन स्टॉक्स में देखने को मिला, विप्रो, श्री सीमेंट, इन्फोसिस जैसे शेयर्स रहे जो कि अच्छी तेजी के बीच यहाँ पर आज के सत्र में ट्रेड करते हुए दिखे। ऑफकोर्स क्योंकि आईटी स्पेस परफॉर्म कर रहा था, आईटी से जुड़े स्टॉक्स भी थे जहां पर तेजी देखने को मिली। टॉप लूजिंग कैंडिडेट्स कौन से रहे, यहाँ पर कोल इंडिया करीब 4% की कमजोरी देखकर क्लोज होता हुआ दिखा। हिंडाल्को, ओएनजीसी भी इसी कतार में पीछे पीछे चलते रहे जहां पर कमजोरी देखने को मिली। वायदा बाजार में टॉप गेनिंग मोमेंटम माइंडट्री, एम्फासिस, विप्रो, कोफोर्ट जैसे शेयरों में देखने को मिला, जहां पर अच्छी तेजी के बाद तेजी के साथ ही अच्छा एक्शन दिन भर के दौरान देखने को मिला। क्लोजिंग के दरमियान भी अच्छी तेजी पर कामकाज देखने को मिला। लेकिन रूस यूक्रेन का तनाव जो है पिछले हफ्ते भी गहराया रहा और इस हफ्ते भी इसी के चलते शुरुआत कमजोर देखने को मिली। उसके बाद सेंटिमेंट्स थोड़े से सुधरते हुए दिखे और बाइडेन पुतिन की जो बैठक है उसे लेकर जब खबरें आती हुई दिखी कि बैठक को लेकर कोई ठोस एजेंडा नहीं है, फिर से बाजार में कमजोरी छाई रही और वो कमजोरी क्लोजिंग तक यहां पर बरकरार रही। जी धन्यवाद मानसी, ये पूरी डिटेल और पूरा मार्केट का चेक हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। जी हाँ, आज आईटी सेक्टर ने बाजी मारी है मार्केट्स में, क्योंकि हमने देखा कि आज जो है टीसीएस को लेकर काफ़ी उम्मीदें थी कि वहाँ पे आज आखिरी दिन रहेगा जब आपको बायबैक में हिस्सा लेना होगा और रिकॉर्ड डेट 23 तारीख है, तो आज वो आखिरी दिन था जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते थे। बट टीसीएस गिरावट के साथ बंद हुआ, पर विप्रो यहाँ पे बाजी मारता हुआ नजर आया। देखिए, निफ्टी का टॉप गेनर साबित हुआ है। यहाँ पे आज सीएलएसए ने एक रेटिंग अपग्रेड की है, जिसके चलते विप्रो में काफी बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला। बहरहाल ये था मार्केट का पूरा एक्शन और राउंड अप आपके लिए। पर अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आईपीओ मार्केट्स पे। लगातार खुल रहे आईपीओ में अब जल्द ही एक और नया नाम जुड़ने वाला है। जी हाँ, जल्द ही एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ आ सकता है। ईटीना स्वदेश को मिली जानकारी के मुताबिक एसबीआई मार्च के पहले हफ्ते में 7 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स से इशू साइज पर बातचीत कर सकता है। पर इसको लेकर क्या है पूरी जानकारी बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ रहे हैं। अंकुर, बताइए।
जी हाँ, एसबीआई अपनी म्यूचुअल फंड नाम यानी एसबीआई म्यूचुअल फंड के आईपीओ की प्रोसेस को बिगिन करने के लिए तैयार है। और हमें जो सूत्रों के से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो शॉर्टलिस्टेड 7 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं उनके साथ फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मीटिंग लाइंड अप है। और ये मीटिंग इसलिए है कि साइज और वैल्यूएशन पर विचार हो सके और उस पर फाइनल मोहर लग सके। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एसबीआई 6% अपना स्टेक बेचना चाहता है एसबीआई म्यूचुअल फंड में, और उसका जो पार्टनर है आमुंडी वो 4% स्टेक बेचना चाहता है। टोटल एसबीआई म्यूचुअल फंड में 63% हिस्सा है और आमुंडी का 37% हिस्सा है। तो टोटल 10% स्टेक सेल की तैयारी है और उस पर लेंडर को करीब 7,500 करोड़ से लेके 8,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं 10% के स्टेक सेल से। हालांकि अभी जैसा मैंने बताया कि फाइनल मोहर इस पे लगनी बाकी है। जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है वो देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है और इसी हिसाब से उसका वैल्यूएशन वो ज्यादा से ज्यादा लेंडर करना चाहता है। इसका असेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो दिसंबर महीने तक 6 लाख करोड़ को पार कर गया था। साथ ही साथ ऑथराइज कैपिटल अभी 52.5 करोड़ है और जो पेड अप कैपिटल है वो 50.3 करोड़ है। शायद इसमें कुछ बढ़ोतरी की जाए जब आईपीओ आएगा, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि किस हिसाब से वो एडजस्टमेंट्स होते हैं। धन्यवाद अंकुर, ये पूरी डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। पर एसबीआई म्यूचुअल फंड के आईपीओ को ही लेकर हमने एसबीआई के एमडी अश्विनी भाटिया से खास बातचीत की, जहां पे उन्होंने कहा कि आईपीओ के लिए कागजी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आइए उनसे ही सुनते हैं क्या है पूरी डिटेल्स। Yeah, the process has started, and all the paperwork and all has also begun. So, of course, the process will be followed, and yeah, you'll be hearing something from the company rather soon. ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं एविएशन सेक्टर की तरफ, जहां पे सरकार मार्च से रेगुलेटर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को मंजूरी देने पर विचार कर रही है। और ईटीना स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कोरोना के मामलों में कमी के चलते विमान मंत्रालय अगले हफ्ते एक अहम बैठक करने जा रहा है। पर इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित के पास, जो कि पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। समीर, बताइए क्या है डिटेल्स। जी बिल्कुल, एविएशन सेक्टर से जुड़ी बड़ी और अहम खबर यह है कि सरकार जल्द ही रेगुलर इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट को शुरू कर सकती है और इस दिशा में एक अहम बैठक इसी हफ्ते होने जा रही है। इस बैठक में जिसमें गृह मंत्रालय, एविएशन मंत्रालय और साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी मौजूद होंगे, वो जो कोविड की स्थिति है उसमें सुधार को देखते हुए, मामलों में लगातार जिस तरीके से गिरावट देखी गई है उसको देखते हुए ये फैसला ले सकते हैं कि रेगुलर इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट को दोबारा शुरू किया जा सकता है। दरअसल पिछले साल भी सरकार ने ऐसा ही फैसला किया था कि 15 दिसंबर 2021 से पैसेंजर फ्लाइट्स, इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट को शुरू किया जा सकता है, लेकिन तब ओमाइक्रॉन केसेस के बढ़ते मामलों को देखकर सरकार ने दोबारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, टेम्परेरी सस्पेंशन लगा दिया था। फिलहाल ये सस्पेंशन 28 फरवरी तक लागू है, लेकिन अभी स्थिति में सुधार को देखते हुए न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के देशों में जिस तरीके से कोविड की स्थिति में सुधार हुआ है, सरकार इसको देखते हुए इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट को दोबारा शुरू करने पर फैसला ले सकता है। आप सभी को पता है कि मार्च 2020 से सरकार ने इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट पर रोक लगा दी थी कोविड के चलते, लेकिन बाद में तमाम मुल्कों के साथ में एयर बबल एग्रीमेंट करके सरकार इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट चला रही है। फिलहाल तकरीबन 35 से 36 अलग अलग देशों के साथ में भारत सरकार का एयर बबल एग्रीमेंट है, जिसके तहत इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट चल रही है। लेकिन रेगुलर इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट माना जा रहा है कि अगले मार्च या अप्रैल में इसकी शुरुआत हो सकती है और इसी को लेकर के अहम फैसला इस हफ्ते उम्मीद की जा रही है वो सरकार ले सकती है। धन्यवाद समीर, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमें बताने के लिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कमोडिटी बाजार में किस तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज में जितनी भी रशिया और यूक्रेन को लेकर खबरें आ रही हैं उसका असर हम इक्विटी मार्केट में तो देख ही रहे हैं, पर कमोडिटी में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। और इस हफ्ते भी आगे के लिए क्या है ट्रिगर्स और अभी किस तरीके का एक्शन देख रहे हैं हम, ये सारी डिटेल्स के लिए हम अपने सहयोगी विश्व मोहन के पास चलेंगे। विश्व मोहन, बताइए।
जी बिल्कुल, आज 50,000 के नीचे वापस से सोना आ चुका है। बार बार कोशिश कर रहा है 50,000 के ऊपर जाने की, लेकिन जिस तरह का माहौल है यूक्रेन और रूस को लेकर अनिश्चितता बरकरार है कि वहाँ पर क्या हो सकता है। इस वजह से बुलियन मार्केट एक डिसाइसिव मूव यहाँ पर नहीं ले पा रहा है और यही वजह है कि बार बार यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली आ जा रही है। हालांकि दूसरे जो कुछ फैक्टर्स है जो बुलियन मार्केट के लिए, वो ये है जो मार्च की बैठक होगी फेड की, उसमें ये देखने वाली बात होगी कि फेड कितनी ब्याज दरें बढ़ा पाता है, क्योंकि कई सारे फेड के अधिकारी इस तरह का बयान दे चुके हैं कि अगर महंगाई को काबू में रखना है तो उन्हें ब्याज दरों में एग्रेसिवली यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो यहाँ से बुलियन मार्केट को ड्राइव करेंगे। अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। तो कच्चे तेल में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आज देखने को मिल रहा है और ब्रेंट अब शुरुआती कमजोरी के बाद अब वापस से $94 के ऊपर पहुंच चुका है। और इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन और यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच जो बैठक होने की खबर आ रही थी, जो फ्रांस की पहल के बाद से ऐसी खबरें आ रही थी, लेकिन उसको लेकर भी अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो यहाँ पर क्रूड प्राइसेस को ड्राइव कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है वो बेहद क्लोज हो गई है। अगर ईरान के साथ ये डील पूरी होती है तो ईरान से रोजाना 10 लाख बैरल से भी ज़्यादा सप्लाई ग्लोबल मार्केट में आएगा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आने वाले समय में क्रूड मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हो। इस वजह से क्रूड में भी आज काफ़ी उतार चढ़ाव है। जी धन्यवाद। कमोडिटी बाजार से पूरा जायजा, किस तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है और कौन से हैं वो ट्रिगर्स जो कि अभी तो इम्पैक्ट कर ही रहे हैं, पर आने वाले समय में किस तरीके से उनका असर देख सकते हैं हम, ये सारी डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए। पर चलिए अब फिर से एक बार इक्विटी मार्केट का रुख कर लेते हैं और एक्सपर्ट की वॉइस लाते हैं आपके लिए, जो कि बताएंगे आपको कि आगे का मार्केट का आउटलुक क्या है। भारतीय बाजारों को लेकर ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में हिलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा ने कहा कि इस साल बाजार जो है वो काफी मुश्किल रहने वाला है और उनके मुताबिक इस साल बाजार में 10 से 12% के रिटर्न की ही उम्मीद है। आइए सुनते हैं पूरी वार्तालाप उनसे कि क्या बात हुई उनसे और साथ ही आगे के लिए वो किस तरीके का आउटलुक देख रहे हैं। कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखते, सो लास्ट 4 years, दैट इज 2018, 2019, 2020 and 2021 में प्योर नंबर्स हैं which I can show on some slide one day। आप देख सकते हो कि इंडिया में अगर इनफ्लो थे तो वो बाकी रीजन से ज्यादा थे, इमर्जिंग मार्केट, और चाइना को छोड़कर बाकी सभी कोरिया, ताइवान, एशियन कंट्रीज एंड ऑल दैट। और अगर इंडिया में आउटफ्लोस थे तो वहां पे बहुत ज्यादा आउटफ्लोस। तो मुझे 4 साल से ये मेरा व्यू बना था कि लोग इंडिया को सेपरेटली देख रहे हैं रादर देन एज पार्ट ऑफ इमर्जिंग मार्केट, विच मीन्स अगर इंडिया की वेटेड 10% 12% है इंडेक्स में और कोरिया की है करीब 16, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि अगर इंडिया में 12 रुपए आए तो कोरिया में 16 आएंगे। बट 4 साल से क्या हो रहा था, अगर इंडिया में $5 आ रहे हैं, $5 बिलियन आ रहे हैं, तो कोरिया से -30 बिलियन, -40 बिलियन था। तो इट वॉज अ वेरी बिग डिफरेंस। इस साल की अगर मैं देखूं या अक्टूबर से अगर आप देखें तो इंडिया के आउटफ्लोज आर अ बिट हाई। तो उसका अब इनको हाउ टू रिकंसाइल कि 4 साल में जो हो रहा था वो 1 महीने में या 2 महीने में कैसे चेंज हो गया। तो मुझे लगता है कि सम पार्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आर रिलेटिंग कि जी इंडिया डज बैडली जब यूएस इंटरेस्ट रेट हाइक्स होते हैं, बिकॉज ये हुआ था 2013 में या जो, तो सम पार्ट ऑफ दैट क्राउड इज सेलिंग। सेकेंड पार्ट है कि अगर आप ईयर एंड में देखें कि चाइना की मार्केट क्योंकि चली नहीं, इनफैक्ट बहुत गिरी, और इंडिया की चली, तो चाइना की वैल्यूएशन बड़ी सस्ती लगती है, इसलिए कई लोग वहां डाल रहे हैं। बट और आधे लोग या पता नहीं कितने % लोग कहते हैं कि चाइना इज अनइन्वेस्टेबल नाउ बिकॉज उन्होंने सारे रूल्स तोड़ दिए। वो कंपनियां जब लिस्ट हो जाती हैं उसके बाद वो उसके रूल्स चेंज कर देते हैं, जैसे उन्होंने डीडी का किया, फिर लास्ट वीक उन्होंने ये मेठुआन जो उनकी जोमेटो इक्विवेलेंट वहाँ की फूड डिलीवरी कंपनी है उसको बोला कि जी आपके ये ज्यादा है डिलीवरी प्राइसेस, तो 15% शेयर गिर गया। तो ये सब कंफ्यूजन में इंडिया में सेलिंग हुई है वैसे, लेकिन ये सेलिंग एक्चुअली अक्टूबर से गिनी जाएगी। ठीक है, इसी के साथ इस शो को यहीं समाप्त करने का वक्त हो चला है। बिजनेस जगत और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।